नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज के इस खास बुलेटिन एक्सप्रेस 100 में, जहां हम आपके लिए लेकर आते हैं राजनीति, मनोरंजन, देश दुनिया, खेल और व्यापार जगत की सभी बड़ी खबरों को एक्सप्रेस यानी कि फटाफट अंदाज में। मैं हूं साइमा खान, तो देखिए खबरें तेज रफ्तार। नागपुर में हिंसा मामले में अब तक पुलिस ने 14 लोगों को गिरफ्तार किया है, जिसमें से इस मामले में अब तक पकड़े गए लोगों की कुल संख्या 105 हो गई है। नागपुर में हिंसा के सिलसिले में 10 किशोर भी हिरासत में लिए गए हैं। इस हिंसा को लेकर 3 नई प्राथमिकी भी दर्ज की गई हैं। नागपुर के पुलिस आयुक्त रविंद्र कुमार सिंघल ने कहा कि शहर के कुछ हिस्सों से कर्फ्यू हटाने का फैसला उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक के बाद लिया जाएगा। बिहार के अररिया जिले के नरपतगंज थाना क्षेत्र में कल देर रात पुलिस और अपराधियों के बीच मुठभेड़ हुई। पटना एसटीएफ और स्थानीय पुलिस ने थलहा नहर के पास घेराबंदी की। पूर्णिया और आरा तनिष्क लूटकांड के आरोपी मजलिसपुर पलासी निवासी चुनमुन झा कई लूटकांडों का मास्टरमाइंड है और इसे पकड़ने के लिए पटना एसटीएफ की टीम अररिया पहुंची। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो यानी कि सीबीआई ने वर्ष 2011 से 2014 के बीच नोएडा में स्पोर्ट्स सिटी परियोजना के आवंटन, विकास और मंजूरी में कथित अनियमितताओं को लेकर 3 मामले दर्ज किए हैं। नोएडा में स्पोर्ट्स सिटी परियोजना के आवंटन, विकास और मंजूरी में कथित अनियमितताओं का मामला 2011 से 2014 के बीच मायावती और अखिलेश यादव के मुख्यमंत्रित्व काल का है। भारत जहां कई मोर्चों पर विकास की नई परिभाषा लिख रहा है, तो वहीं आपदा प्रबंधन में भी बेमिसाल काम कर रहा है। भूकंप से सुरक्षा के लिए भी सरकार ने कई बेहतरीन उपाय किए हैं। भारत का लगभग 59% हिस्सा भूकंप के प्रति संवेदनशील है और भारतीय मानक ब्यूरो ने भूकंप के जोखिम के आधार पर देश को 4 भूकंपीय क्षेत्रों में वर्गीकृत किया है। पिछले कुछ वर्षों में भारत ने कई विनाशकारी भूकंपों का अनुभव किया है। भारत में भूकंप के जोखिम को कम करने और उससे निपटने में कई प्रमुख एजेंसियां अहम भूमिका निभाती हैं। न्यायमूर्ति बी.आर. गवई के नेतृत्व में सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों का 5 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल शनिवार को मणिपुर के इंफाल पहुंचा। सभी लोग राहत शिविरों का दौरा करेंगे। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण के कार्यकारी अध्यक्ष न्यायमूर्ति गवई मणिपुर के सभी जिलों में विधिक सेवा शिविरों और चिकित्सा शिविरों का वर्चुअल उद्घाटन करेंगे। साथ ही इंफाल पूर्व, इंफाल पश्चिम और उखरूल जिलों में नए विधि सहायक क्लिनिकों का भी शुरुआत की जाएगी। आंतरिक रूप से विस्थापित व्यक्तियों को आवश्यक राहत सामग्री का वितरण भी किया जाएगा। हरियाणा के पानीपत में जननायक जनता पार्टी के नेता रविंद्र मिन्ना की गोली मारकर हत्या कर दी गई। ये घटना शुक्रवार की रात में हुई है। इस हमले में रविंद्र के चचेरे भाई और एक अन्य व्यक्ति भी घायल बताया जा रहा है। डीएसपी सुरेश सैनी ने घायलों का हालचाल जानने व कानूनी कार्रवाई की। डीएसपी सुरेश सैनी ने बताया है कि पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है और जल्द ही आरोपी को पकड़ लिया जाएगा। भाजपा नेता तमिलिसाई सौंदरराजन ने तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन की ओर से बुलाई गई परिसीमन पर पहली संयुक्त समिति की बैठक के खिलाफ काले झंडे दिखाकर विरोध प्रदर्शन किया। सौंदरराजन ने बयान देते हुए कहा है कि परिसीमन की घोषणा अभी हुई भी नहीं है, लेकिन मुख्यमंत्री अपनी कुप्रशासन को छुपाने के लिए बैठक कर रहे हैं। आज विश्व जल दिवस है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्ष 2021 में कैच द रेन मिशन की शुरुआत करके आने वाली पीढ़ियों के लिए जल समृद्ध भारत का सपना साकार करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विश्व जल दिवस पर अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक वीडियो साझा की। पीएम ने लिखा कि विश्व जल दिवस पर हम जल संरक्षण और सतत विकास को बढ़ावा देने के लिए अपनी प्रतिबद्धता दोहराते हैं। जल सभ्यताओं की जीवन रेखा रहा है और इसीलिए भविष्य की पीढ़ियों के लिए इसे संरक्षित करना अधिक महत्वपूर्ण है।
विश्व भर में विश्व जल दिवस के अवसर पर जल शक्ति मंत्रालय, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय हरियाणा सरकार के सहयोग से आज कैच द रेन 2025 का शुभारंभ करेंगे। वाराणसी में विश्व जल दिवस के मौके पर रन फॉर क्लीन गंगा मैराथन का आयोजन किया गया। इसका उद्देश्य गंगा को साफ रखने के संदेश को और अधिक प्रभावशाली बनाना है। दिल्ली की रेखा गुप्ता सरकार में मंत्री प्रवेश वर्मा काफी एक्टिव नजर आ रहे हैं। उन्होंने शुक्रवार को दिल्ली के चिल्ला गांव का निरीक्षण किया। प्रवेश वर्मा ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर जानकारी देते हुए लिखा कि चिल्ला गांव में निरीक्षण के दौरान स्थानीय निवासियों ने बताया है कि सरकारी जमीन पर रोहिंग्याओं, बांग्लादेशियों ने अवैध कब्जा कर लिया है और ये पूरी तरह से नामंजूर है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने दिल्ली में एंटीगुआ और बारबुडा के विदेश मंत्री ईपी चैटग्रीन से मुलाकात की। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने एक्स पर पोस्ट करते हुए बताया कि मुलाकात के दौरान स्वास्थ्य के क्षेत्र में दोनों देशों के बीच क्षमता निर्माण, स्वास्थ्य पेशेवरों के आदान प्रदान पर केंद्रित एक मंत्रालय स्तरीय समझौता ज्ञापन का प्रस्ताव रखा गया। लखनऊ के महिलाबाद में पुलिस और बदमाशों के बीच हुई मुठभेड़ में हत्या का मुख्य आरोपी अजय कुमार मारा गया। अजय पर बनारस से आई 32 वर्षीय महिला की हत्या का आरोप था। पंजाब में किसानों का प्रदर्शन जबरन खत्म कराने के बाद से किसानों और भगवंत मान सरकार के बीच तनातनी बढ़ गई है। किसानों ने सरकार के साथ बैठक से इनकार कर दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केंद्रीय मंत्री जुवाल ओराम जी को उनके जन्मदिन पर बधाई दी। उन्होंने कहा कि जनजातीय समुदायों को सशक्त बनाने और उनकी आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए असाधारण प्रयास कर रहे हैं। उनके लंबे और स्वस्थ जीवन की प्रार्थना करता हूं। उड़ीसा के भुवनेश्वर में शुक्रवार से कलिंगा साहित्य महोत्सव का आगाज हुआ। इस महोत्सव में 25 भाषाओं का प्रतिनिधित्व करने वाले साहित्यकार भाग ले रहे हैं। इस बार कलिंगा साहित्य महोत्सव का थीम साहित्य और विश्व समावेश, पहचान और जुड़ाव रखा गया है। 23 मार्च तक चलने वाले इस महोत्सव में अलग अलग विषयों पर साहित्यकार अपनी बात रखेंगे। बिहार का 113वां स्थापना दिवस मनाया जा रहा है। इस वर्ष बिहार दिवस का विषय है उन्नत बिहार, विकसित बिहार। बिहार के स्थापना दिवस के मौके पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज पटना के गांधी मैदान में 3 दिवसीय कार्यक्रम का शुभारंभ करेंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने बिहार दिवस पर राज्य के सभी निवासियों को बधाई दी। उन्होंने उम्मीद जताई है कि बिहार के निवासी अपनी प्रतिभा, दृढ़ संकल्प तथा परिश्रम के बल पर विकसित बिहार और विकसित भारत के निर्माण में अपना भरपूर योगदान देते रहेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार की जनता को बिहार दिवस की शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने कहा कि बिहार के चौतरफा विकास के लिए एनडीए सरकार कोई कोर कसर नहीं छोड़ेगी। गृह मंत्री अमित शाह ने सभी बिहार वासियों को बिहार दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी के मार्गदर्शन में एनडीए सरकार बिहार को प्रगति, समृद्धि और आत्मनिर्भरता की नई ऊंचाइयों तक ले जाने के लिए प्रतिबद्ध है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार दिवस की सभी राज्यवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने कहा है कि हम वर्तमान में अपने निश्चय से बिहार का गौरवशाली भविष्य तैयार कर रहे हैं और साथ ही उन्होंने विकसित भारत के बिहार के सपने को साकार करने में भागीदारी के लिए राज्य की जनता का आह्वान किया। तमिलनाडु के थूथुकुडी में देर रात तेज बारिश हुई। शहर में कई जगह सड़कों पर जलभराव की स्थिति बनी हुई है। महाराष्ट्र के शिरावने से आग लगने की घटना सामने आई है। महाराष्ट्र औद्योगिक विकास निगम क्षेत्र में आग लग गई। घटना की सूचना मिलते ही दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाने में जुटी हुई हैं। सीमा शुल्क घोषणा से उपजे हालात के बीच भारत ने कल कहा है कि अमेरिका के साथ एक द्विपक्षीय व्यापार समझौते की रूपरेखा बनाने के लिए बातचीत जारी है, जो शुल्क और बाजार पहुंच से जुड़े मुद्दों को हल करेगा। भारत चीन वार्ता पर रणधीर जायसवाल ने कहा कि जब से कजान में नेताओं की बैठक हुई है, तब से हमने विदेश मंत्री, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार और विदेश सचिव स्तर पर रचनात्मक बैठकें की हैं।
भारत की बायो इकोनॉमी में बीते 10 वर्षों में 16 गुना इजाफा बढ़कर 2024 में $165.7 अरब हुआ है, जो कि 2014 में $10 अरब था। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने BIRAC के स्थापना दिवस समारोह में कहा कि ये तेज वृद्धि भारत के भविष्य के आर्थिक विकास के प्रमुख स्तंभ के रूप में बायोटेक्नोलॉजी को बढ़ावा देने की सरकार की प्रतिबद्धता का प्रमाण है। जितेंद्र सिंह ने कहा कि ये पहल इनोवेशन को बढ़ावा देकर उद्योग अकादमिक सहयोग को बढ़ाकर और भारतीय स्टार्टअप को वैश्विक सफलता के लिए तैयार करके भारत के बायोटेक इकोसिस्टम को मजबूत करेगी। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने भिंड में 1000 करोड़ रुपए के एक संयंत्र के साथ ही ग्वालियर में 7 परिधान बनाने वाली इकाइयों और मुरैना के पीपर सेवा में 11 इकाइयों का शिलान्यास किया। इस मौके पर मोहन यादव ने कहा कि मध्य प्रदेश को औद्योगिक रूप से विकसित बनाने के सपने में चंबल क्षेत्र एक सुनहरा अध्याय लिख रहा है। शिलान्यास रखी गई सभी इकाइयां चंबल क्षेत्र में ही स्थित हैं। उत्तर प्रदेश बना भारत का पहला राज्य जिसने एग्री वोल्टेक परियोजना को अपनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाया है। वित्त मंत्रालय के आर्थिक मामलों के विभाग ने उत्तर प्रदेश में एग्री वोल्टेक परियोजना का प्रदर्शन शीर्ष वाले राज्य सरकार के तकनीकी सहायता प्रस्ताव को मिली मंजूरी। सरकार ने संसद में जानकारी देते हुए कहा है कि 2020 से अब तक 96,000 से अधिक वाहनों को अडॉप्टेड व्हीकल के रूप में रजिस्टर कराया गया है, जो खासकर दिव्यांगों के लिए डिजाइन किए गए हैं। सार्वजनिक क्षेत्र की NHAI ने अनियमित गतिविधियों के लिए 14 टोल संग्रह एजेंसियों पर लगाया प्रतिबंध। एक आधिकारिक बयान के अनुसार उत्तर प्रदेश STF की कार्रवाई में धोखाधड़ी का पता लगाए जाने के बाद हुई जांच के आधार पर NHAI ने ये कदम उठाया है। बैंक कर्मचारी संगठनों ने वित्त मंत्रालय और IBA से अपनी मांगों को पर सकारात्मक आश्वासन मिलने के बाद अपनी 2 दिवसीय राष्ट्रव्यापी हड़ताल टाली। और एक्सप्रेस 100 में यहां हम रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए। हम जल्द हाजिर होंगे, आप देखते रहिए DD न्यूज। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। जो लक्ष्य चुना था समझ आने लगा है। GLA यूनिवर्सिटी, उच्च लक्ष्य की निश्चित प्राप्ति। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं एक्सप्रेस 100। देखिए खबरें फटाफट अंदाज में। यूपी रेरा की 166वीं बैठक में 18 नई परियोजनाओं को मिली मंजूरी, जिनमें से 10 परियोजनाएं NCR क्षेत्र में हैं। वहीं सबसे अधिक 6 परियोजनाएं गौतम बुद्ध नगर में स्वीकृत की गई हैं। रेरा की नई पंजीकृत परियोजनाओं में कुल 3,110 करोड़ रुपए का निवेश होगा और साथ ही 4,774 आवासीय एवं व्यावसायिक इकाइयों का निर्माण किया जाएगा। ऑनलाइन फूड और किराना डिलीवरी कंपनी जोमैटो को अपना नाम बदलकर इंटरनल लिमिटेड करने के लिए कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय की मिली मंजूरी। इंजीनियरिंग एवं निर्माण क्षेत्र की कंपनी लार्सन एंड टर्बो ने 12,000 करोड़ रुपए के उधारी प्रस्ताव को दी मंजूरी। ऑटो कंपनी महिंद्रा एंड महिंद्रा ने अपनी SUV और कमर्शियल वाहनों की पूरी रेंज की कीमतें 3% तक बढ़ाने का ऐलान किया है। महिंद्रा एंड महिंद्रा कंपनी ने बताया है कि नई कीमतें अप्रैल 2025 से लागू होंगी। इसकी वजह से इनपुट लागत और कमोडिटी की कीमतों में बढ़ोतरी होना है। मलेशिया और शिकागो एक्सचेंज में गिरावट के कारण भारत के तेल तिलहन बाजार में सोयाबीन तेल, कच्चा पाम ऑयल एवं पामोलीन तेल के थोक दाम गिरे हैं।
इजराइल की सेना ने दावा किया है कि उसने दक्षिणी गाजा में हमास के सैन्य खुफिया प्रमुख को मार गिराया है। एक बयान में सेना ने हमास के नेता का नाम ओसामा तबाश बताया। इजरायली सेना ने कहा है कि वह आतंकवादी समूह की निगरानी और लक्ष्यकरण इकाई का प्रमुख भी था और इस पर हमास की ओर से तत्काल कोई टिप्पणी नहीं की गई है। वहीं इजराइल ने युद्धग्रस्त क्षेत्र में एकमात्र विशेष कैंसर अस्पताल को उड़ा दिया है। यह अस्पताल नेटजारिज्म कॉरिडोर में स्थित था और 17 महीने तक चलने युद्ध के अधिकांश समय तक इजरायली सैनिकों द्वारा नियंत्रित था। ब्रिटेन के हिथ्रो एयरपोर्ट पर उड़ानें फिर से शुरू कर दी गई हैं। गुरुवार रात एयरपोर्ट के पास एक सब स्टेशन में आग लगने से बिजली आपूर्ति ठप हो गई थी, जिससे सैकड़ों उड़ानें रद्द करनी पड़ी। फ्लाइट ट्रैकिंग वेबसाइट फ्लाइट रडार 24 के अनुसार हिथ्रो एयरपोर्ट से कम 120 इनबाउंड फ्लाइट्स को अन्य एयरपोर्ट पर डाइवर्ट किया गया था। हिथ्रो एयरपोर्ट प्रशासन ने स्थिति को जल्द सामान्य करने का भरोसा दिलाया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि वह जल्द ही चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग से टैरिफ मुद्दों पर चर्चा करेंगे। ट्रंप ने हाल ही में चीनी सामानों पर नए टैरिफ लगाए हैं और अप्रैल की शुरुआत में और अधिक शुल्क लगाने की चेतावनी दी है। ट्रंप का कहना है कि उनके शी जिनपिंग के साथ अच्छे संबंध हैं। वहीं दूसरी ओर चीन ने इन टैरिफ का विरोध किया है और जवाबी व्यापारिक प्रतिबंध भी लगाए हैं। अमेरिका ने अर्जेंटीना की पूर्व राष्ट्रपति क्रिस्टीना फर्नांडीज डी क्रिस्टनर और पूर्व योजना मंत्री जूलिया मिगुएल डी विडो के देश में प्रवेश पर प्रतिबंध लगा दिया है। अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कहा है कि दोनों नेताओं ने अपने पदों का दुरुपयोग कर भ्रष्टाचार किया, जिससे अर्जेंटीना सरकार को करोड़ों डॉलर का नुकसान हुआ है। ये प्रतिबंध उनके परिवार के सदस्यों पर भी लागू होगा। तुर्की के इस्तांबुल में सैकड़ों प्रदर्शनकारी और पुलिस के बीच हुई झड़प। प्रदर्शनकारी इस्तांबुल में मेयर एकरम इमामोग्लू की गिरफ्तारी के खिलाफ कर रहे थे विरोध। राष्ट्रपति तैयब एर्दोगान ने सख्त चेतावनी देते हुए कहा है कि तुर्की में सड़क हिंसा या सार्वजनिक अशांति को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इस्तांबुल के मेयर एकरम इमामोगुल की गिरफ्तारी तुर्की में पिछले एक दशक की सबसे बड़ी नागरिक अवज्ञा घटनाओं में से एक बन चुकी है। संयुक्त राष्ट्र में भारत के प्रतिनिधि जावेद बेग ने पाकिस्तान में हिंदू और ईसाई अल्पसंख्यकों के उत्पीड़न का मुद्दा उठाया, जिसमें जबरन, धर्मांतरण, अपहरण और हिंसा की घटनाएं शामिल हैं। उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय ईसाई समुदाय की चुप्पी पर भी सवाल किया है। जावेद बेग ने अंतर्राष्ट्रीय ईसाई समुदाय की चुप्पी पर भी सवाल किया है। उन्होंने कहा है कि ब्राजील, अमेरिका व रूस सहित 157 ईसाई बहुल देशों में से किसी ने भी पाकिस्तान में ईसाई अल्पसंख्यकों पर हो रहे अत्याचार पर सार्वजनिक सवाल नहीं उठाया है। इंडियन प्रीमियर लीग का 18वां सीजन आज से शुरू हो रहा है। टूर्नामेंट की शुरुआत एक शानदार उद्घाटन समारोह के साथ होगी, जिसमें श्रेया घोषाल, करण ओजला और दिशा पटानी अपनी प्रस्तुति देंगे। ये कार्यक्रम शाम 6 बजे प्रस्तावित है। आईपीएल सीजन 18 का पहला मैच मौजूदा चैंपियन कोलकाता नाइट राइडर्स और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के बीच कोलकाता के ईडन गार्डन्स में खेला जाएगा। आईपीएल में आज कोलकाता नाइट राइडर्स और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के बीच खेले जाने वाले 18वें सीजन की शुरुआत मुकाबले पर बारिश का खतरा है। भारतीय मौसम विभाग ने कोलकाता सहित कई जिलों में शनिवार के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। और आइए आपको सीधे लिए चलते हैं बेंगलुरु, जहां आरएसएस की प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही है। फॉर दैट और वो जो इनिशिएटिव्स है उसकी भी समीक्षा करना। ये जो ट्रांसफॉर्मेशन है ये नेवर हैपन्स बाय कानून, एक्ट, नियम, भाषण, इन सब से नहीं आता है। इसके लिए थोड़ा वातावरण बनाना पड़ता है, प्रयास करने पड़ते हैं। और जो ये ट्रांसफॉर्मेशन चाहते हैं वो जैसा चाहते हैं वैसा उनका बनना पड़ता है। तो इसलिए इस प्रोसेस को भी लगातार मूल्यांकन करना पड़ता है। संघ के 100 साल में हमने लगातार ये 2 बातों के बारे में सोचा है, एक्सपेंशन एंड कंसोलिडेशन ऑफ वर्क, कार्य विस्तार, कार्य की गुणात्मकता, क्वालिटी ऑफ वर्क,
और इनिशिएटिव फॉर ट्रांसफॉर्मेशन अमंग सोसाइटी, ये दो बातों की समीक्षा